लोकसभा चुनाव 2024 के लिए जहां मायावती अकेले रण में उतरी हैं, तो वहीं इंडिया वर्सेस एनडीए के बीच भी लगातार ऐलान जंग देखने को मिल रही है। अब तारीखों के ऐलान के बाद से ही हर पार्टी ने अपने सोशल इंजीनियरिंग को ध्यान में रखते हुए टिकट देना शुरू कर दिया। लेकिन दूसरी तरफ बसपा पर अगर नजर दौड़ाएं तो बहुजन समाज पार्टी अपने पिछले सिटिंग सांसदों की ही टिकट काटती नजर आ रही है और बसपा लगभग सभी सांसदों की टिकट काटेगी, ऐसी यहाँ पर चर्चा थी। इस बीच मायावती अपने पुराने नेताओं पर भरोसा न जताते हुए जिस तरीके से फैसला ले रही हैं, क्या वह फैसला उनको प्रधानमंत्री पद तक पहुंचा पाएगा? सवाल यह भी नहीं है, इसके साथ साथ सवाल यह भी है कि कांग्रेस उत्तर प्रदेश में वापसी के लिए और देख रही है और जो पुराना उनका वोट बैंक था जिसमें बड़ी सेंधमारी सपा और कांग्रेस ने की, उसको वापस हासिल करना चाहती है। वहीं तीसरी तरफ अगर हम देखें तो एनडीए की तरफ से लगातार बार बार कहा जा रहा है अब की बार 400 पार, लेकिन 400 पार के मिशन को कौन रोकेगा? असल में सवाल ये बहुत बड़ा है, क्योंकि काफ़ी नाम है इस फहरिस्त में जो कि अपने आप को आगे रखे हैं। ममता बनर्जी से लेकर मायावती की बात कर ले, अरविंद केजरीवाल या राहुल गांधी की बात कर ले या अखिलेश यादव की बात कर ले, हर कोई अपने अपने फॉर्मूले के जरिए एनडीए के इस मिशन को रोकना चाहता है। लेकिन फिलहाल बहुजन समाज पार्टी की तरफ से ऐसा कोई तगड़ा ऐलान होता नजर नहीं आ रहा। हाँ, सीटों पर जरूर टिकट वितरण किए जा रहे हों, लेकिन फिलहाल ऐसी कोई रणनीति नजर नहीं आ रही है। लेकिन बिना रणनीति के तो नहीं उतरेंगी मायावती, ये बात भी साफ है। जरूर कोई ना कोई सेंधमारी करेंगी, हो सकता है कि तूफान से पहले की खामोशी हो। फिलहाल अगर हम बात करें कि किस तरीके से जो माहौल बना हुआ है उसमें प्रधानमंत्री पद पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं कि कौन हासिल करेगा ये दावेदारी। लेकिन मायावती की चर्चा कर रहे हैं कि मायावती एक ऐसा चेहरा है जो कि इस पद के लिए सही दावेदार है और इसमें ममता बनर्जी, राहुल गांधी और कई और नाम भी जुड़ते हैं। लेकिन फिलहाल हर पार्टी अपने स्तर से काफ़ी मेहनत करके अपने आप को आगे लेकर जाना चाह रही है। हमने कई ऐसे बसपा समर्थकों से बात करने की कोशिश करी तो उन्होंने जानकारी दी कि इस बार बहुजन समाज पार्टी का मिशन रहेगा कि कम से कम 50 सीटें उत्तर प्रदेश में जीती जाएं, जो फिलहाल अब तक तो नहीं हुआ है जब से बहुजन समाज पार्टी बनी है कि किसी एक चुनाव में इतनी सीट जीती गई हो। लेकिन अलग अलग राज्यों में इस बार आकाश आनंद को एक्टिव कराया मायावती ने, इसलिए वहां से भी उनको उम्मीद रहेगी कि उन राज्यों से भी कुछ सीटों का समर्थन मिले, कुछ वोट परसेंटेज का समर्थन मिले, जिसके सहारे विपक्ष को मजबूर कर दे उनको प्रधानमंत्री पद का दावेदार बनाने के लिए। जी हां, हमने जब बसपा समर्थकों से बात की तो उन्होंने भी यही कहा था कि अगर विपक्षी दलों को इतनी चाहत थी कि बसपा साथ आए तो मायावती को पीएम फेस अनाउंस कर देना चाहिए था। अगर ऐसा करते तो मायावती जरा भी संकोच नहीं करती, हो सकता कि मायावती उनके साथ जुड़ जाती। लेकिन इस बीच आपको जानकारी दे कि दुविधाग्रस्त कांग्रेस के मुस्लिम वोट का ज्यादातर हिस्सा मुलायम झपट ले गए। बसपा के उभार ने कांग्रेस के दलित वोट बैंक में सेंधमारी करी। अगड़ी और गैर यादव पिछड़ी जातियों का ज्यादातर वोट राम मंदिर के कारण भाजपा के साथ लामबंद हो गया। बसपा नेता मायावती 4 बार प्रदेश की मुख्यमंत्री भी बनी, 3 बार भाजपा के सहयोग से और 1 बार अपने बलबूते। बदले समीकरण में मुलायम 3 बार मुख्यमंत्री बने, 1 बार उनके पुत्र अखिलेश भी सीएम बने। बीच में कुछ वर्षों के लिए भाजपा की लोकप्रियता में कुछ गिरावट दिखाई दी तो लोगों को लगा कि राम मंदिर का मुद्दा असर कम हो रहा है, पर शायद इसकी वजह भाजपा खुद थी। इसके पीछे शायद कारण था भाजपा के तत्कालीन नेतृत्व का मंदिर मुद्दे का कभी घोषणा पत्र में शामिल करना और कभी बाहर रखना। आडवाणी के सोमनाथ से अयोध्या यात्रा के सारथी रहे नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद यही साबित हो रहा है। अब जिस तरीके से बदल गए दोस्त और दुश्मन, इस पर भी बात करें तो मोदी ने प्रधानमंत्री बनने के बाद वाराणसी, काठमांडू और केदारनाथ की यात्राओं से राजनीति को हिंदुत्व पर केंद्रित करना शुरू कर दिया। खास तौर पर 2019 में सर्वोच्च न्यायालय से राम मंदिर के पक्ष में फैसला आने के बाद उन्होंने जिस तरह देश की राजनीति और विदेशों के लिए देश की कूटनीति को राम के सरोकारों से भारतीयता एवं हिंदुत्व के रंगों से सरोबार किया, उसके निहितार्थ बहुत व्यापक हैं। इसी के साथ साथ यही वजह रही कि कहीं ना कहीं गैर कांग्रेसवाद के शिल्पकार आचार्य नरेंद्र देव, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, चौधरी चरण सिंह के गृह राज्य में इनके राजनीतिक विरासत पर दावा करने वाले मुलायम सिंह यादव जैसे नेता की समाजवादी पार्टी को कांग्रेस के साथ खड़ा होने को मजबूर कर दिया। समाजवाद के नाम पर जो डॉक्टर लोहिया 70 के दशक में नेहरू और कांग्रेस को रोकने के लिए तत्कालीन जनसंघ से मिलकर चुनाव लड़ रहे थे, उन्हीं के चिंतन से निकलने का दावा करने वाली समाजवादी पार्टी वोटों गणित से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तीसरी बार सत्तारूढ़ होने से रोकने के लिए कांग्रेस के साथ खड़ी है। कांग्रेस भी यही भूलकर समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव ही के विदेशी मूल का मुद्दा उठाने के कारण सोनिया गांधी प्रधानमंत्री बनते बनते रह गई थी। समाजवादी पार्टी से गलबैया भी किए घूम रही हैं।
अब इस बीच हम बात करें वर्ष 1990 में गठन के बाद जिस तरीके से राम ने साथ दी थी राजनीति, क्योंकि 1980 के गठन के बाद हुए लोकसभा के लगातार 2 चुनाव में उत्तर प्रदेश में एक भी सीट ना पाने वाली भाजपा 2014-2019 में लोकसभा के लगातार 2 चुनावों में क्रमश 71 व 62 सीटें हासिल करने में कामयाब रही। सहयोगियों की सीटें जोड़ दे तो यह आंकड़ा और बढ़ जाएगा। तीसरी बार वह अभी से बढ़त लेती दिख रही है, लेकिन इनको रोकेगा कौन उत्तर प्रदेश में? सवाल बहुत बड़ा है। जी हाँ, सवाल जैसा कि हमने आपको बताया कि पहले एक दौर ऐसा था कि पहले भी राम मंदिर निर्माण का मुद्दा था, लेकिन तब भाजपा को इतनी सीटें उत्तर प्रदेश से नहीं मिलती थी। उत्तर प्रदेश में विपक्ष कमजोर हुआ या विपक्ष ने भाजपा को एंट्री का मौका दे दिया? सवाल बहुत बड़ा है। अब जैसा कि इसमें खास बात हमने आपको बताई कि मायावती जितनी बार मुख्यमंत्री रही उसमें ज़्यादातर उन्होंने भाजपा के साथ से मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, लेकिन अब सवाल यह आता है कि मान लेते हैं कि 50, 60 या 30, 40 सीट भी अगर बसपा निकाल लेती है कैसे ना कैसे करके, तो उसके बाद किसका समर्थन लेना चाहेंगी या किसको समर्थन देना चाहेंगी? क्या इंडिया अलायंस को समर्थन देंगी या एनडीए अलायंस को समर्थन देंगी? जी हाँ, सवाल बहुत बड़ा है, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी की अगर हम बात करें तो लोकसभा चुनाव 2019 की बात कर ले या 14 की बात कर ले, से पहले की बात कर ले, लगातार वह विपक्ष की भूमिका निभा रही है, लेकिन सत्ता से दूर हैं। और सत्ता से जब तक दूर रहेंगी तो इनके नेता भी मजबूर रहेंगे और इनके नेता सही तौर पर काम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बिना पद क्या ही होवे, आप बात भली भांति जानते हैं। तो ऐसे में जैसा कि जयंत चौधरी ने फैसला लिया एनडीए के साथ जाने का, उनकी भी एक मजबूरी थी, क्योंकि उनकी पार्टी पहले राष्ट्रीय पार्टी हुआ करती थी, लेकिन अब क्षेत्रीय पार्टी बनकर रह गई है। और अपनी पार्टी को फिर से अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए जयंत ने एनडीए का साथ लेना चाहा, जो कि साल 2009 में पहले एनडीए के साथ ही थे। तब मथुरा और तमाम बड़ी सीटों से उनको जीत मिला करती थी। ठीक वैसे अगर मायावती की बात करें तो मायावती की बसपा को भी शुरुआती जीत जब उनकी पार्टी का निर्माण हुआ था तो भाजपा का भी समर्थन लेने के बाद मिली है, ऐसी बात नहीं कि नहीं मिली, तो भाजपा का समर्थन लेने के बाद ही मिली है। लेकिन आज के समय में मायावती एनडीए और इंडिया दल से दूरी बनाए हुए हैं, क्योंकि मायावती को बसपा की खोखला करने में काम एनडीए और इंडिया ही कर रहे हैं। जैसा कि आपने देखा होगा, संगीता आजाद जो कि लालगंज से सांसद हैं, रितेश पांडे की बात कर ले जो अंबेडकर नगर से बसपा सांसद है, ये दोनों सांसद हालिया सांसद बसपा से इस्तीफा देकर भाजपा में शामिल हुए। दूसरी तरफ अगर हम देखें अफजाल अंसारी की बात कर लें या स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे बड़े चेहरों की बात कर ले, ये सपा के साथ नजर आए जो पहले कई बसपा के हुआ करते थे। तो ये एक मजबूरी रही है, मायावती को इस समय अपनों से ही लड़ना पड़ रहा है। अगर ये सारे नेता एक साथ होते और इंतजार करते, सब्र करते कि हाँ मायावती जो फैसले लेंगी हित के लिए लेंगी, पार्टी का हित होगा उसमें, जैसे साल 2007 में अपने बलबूते सरकार बना ली थी, वैसे ही इंतजार करना होगा, क्योंकि 1984 में पार्टी बनी थी। ऐसा नहीं कि पार्टी बनते ही सरकार बनना शुरू हो गई। 1984 में पार्टी बनी और उसके बाद 2007 में जाकर अपने बलबूते सरकार बनाई, तो वक्त लगा था, लेकिन उस वक्त तक सभी नेता उनके साथ खड़े थे, जनता उनके साथ खड़ी थी। लेकिन इस बार माहौल काफ़ी बदल चुका है। प्रधानमंत्री पद पाने के लिए राहुल से लेकर केजरीवाल हर नेता अपने लिए कहीं ना कहीं एक रास्ते खोलता नजर आ रहा है। किसी को अपनी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिलाना है, किसी को अपनी पार्टी को क्षेत्रीय पार्टी का दर्जा दिलाना है, किसी को अपनी पार्टी को एक ऐसा वजूद जो मिटे ना, ऐसी यहाँ पर चाहत रखनी है। तो हर कोई अपनी चाहत के साथ आगे बढ़ रहा है, हर कोई अपनी विरासत को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। इस बीच बसपा ने भी कोशिश करी कि अपने भतीजे आकाश आनंद मायावती ने आए किया, और अब कैसी यहाँ पर रणनीति रहेगी इस पर भी सवाल खड़े हैं, क्योंकि पहले तो सिटिंग सांसदों की टिकट काटना, उसके बाद नए चेहरों पर भरोसा जताना, ऊपर से बागियों पर ही भरोसा जताना, ये कई सारे सवाल बने हुए हैं। लेकिन प्रधानमंत्री पद की दावेदारी इतनी आसानी से नहीं मिल जाएगी। सबसे पहले तो भाजपा को ही उत्तर प्रदेश में रोकना होगा, क्योंकि इस बार जो भाजपा का मिशन है वो तो ना सिर्फ इंडिया अलायंस के लिए यानी सपा कांग्रेस के लिए, बल्कि उत्तर प्रदेश में बसपा के लिए बड़ा खतरनाक है, क्योंकि उनका कहना है कि हम मिशन 80 रखकर चल रहे हैं, यानी कि 80 के 80 सीटों पर हम जीत दर्ज करेंगे। सर्वे भी शुरुआती ये कह रहे हैं कि 77, 78, 75 सीटें आराम से जीत जाएगी भाजपा के साथ जो एनडीए दल हैं। तो आप समझ सकते हैं कि इस समय विपक्ष कितना ज़्यादा कमज़ोर पड़ गया है। उत्तर प्रदेश इसी वजह से दिल्ली की सियासत तक पहुँचने का एक ऐसा रास्ता है, क्योंकि 1980 के दशक में भाजपा जहां पर यहां सीटें नहीं निकाल पाती थी, वहीं 2014-2019 में लगातार इतनी सारी सीटें निकाल ली कि वो आराम से अकेले दम से भी बहुमत से पा रही। अब आप गौर करें तो अगर साल 2014 में अगर 282 सीट नहीं निकालती, मान लेते हैं 282 सीट नहीं निकालती, और उत्तर प्रदेश से उन्हें 71 सीट मिली थी, और बहुमत का आंकड़ा 272 का है, जो लोकसभा में बहुमत का आंकड़ा है वो 272 का है, उसमें से 282 सीटें अकेले भाजपा ने जीती थी, और जिसमें से 71 सीटें अकेले भाजपा ने जीती थी उत्तर प्रदेश से। जी हाँ, अकेले उत्तर प्रदेश से, और इनके साथी दल की मिलाकर करीब 73 सीटें हो रही थी। तो आप गौर करें तो पाएंगे कि 282 में से अगर आप 71 घटाते
जाते हैं तो 211 सीट ही बचती है, और जो इनका टोटल आंकड़ा बनना था वो 40-50 सीटें भी अगर इसमें ऐड कर दें इनके एनडीए साथियों की तो भी इनका बहुमत का आंकड़ा नहीं बनता। तो उत्तर प्रदेश ही एक ऐसा गढ़ रहा जहां भाजपा ने अपने पैर पसारने शुरू करे और विपक्ष कमजोर पड़ता चला गया, और विपक्ष आज इतना कमजोर पड़ गया है कि जहां मायावती की बसपा भले ही 10 सीटों पर स्टैंड कर रही है, लेकिन आने वाले वक्त में उनको और नुकसान होगा कहा जा रहा है। समाजवादी पार्टी जो पहले 35 सीट निकाला करती थी आज 3 सीट पर स्टैंड करती नजर आ रही है। तो जरूरी है यहाँ पर विपक्ष का एकजुट होकर चुनावी मैदान में उतरना। यहाँ पर अब सबसे बड़ी बात प्रधानमंत्री पद की नहीं बल्कि भाजपा को उत्तर प्रदेश में रोकने की है। अगर उत्तर प्रदेश में ये खेल कर दिया तो प्रधानमंत्री पद पर दावेदारी मजबूत हो जाएगी। भले ही पिछली बार सपा बसपा आरएलडी का महागठबंधन हुआ था, लेकिन उस गठबंधन का फायदा वोट परसेंटेज में दिखा, सीटों में नहीं। कई सीटों पर 100-200 वोटों से भी हारे थे, 1000, 1500, 4000 वोटों से भी हारे। तो उन सबको ध्यान में रखना होगा, और अगर मायावती को प्रधानमंत्री पद की दावेदारी हासिल करनी है तो कहीं ना कहीं उनको विपक्ष का ही सहारा लेना होगा। इसके पीछे की वजह यह है कि आप भी जानते हैं कि एनडीए में चाहे कोई कितना बड़ा भी चेहरा चला जाए, चाहे कोई कितना बड़ा भी, नीतीश चले गए, लेकिन क्या नीतीश के नाम की चर्चा हो रही है कि वो प्रधानमंत्री पद का दावेदार बनेंगे? वहां पर सिर्फ एक ही नाम चर्चाओं में है कि नरेंद्र भाई मोदी ही प्रधानमंत्री पद के दावेदार है। तो ऐसे में जैसे पहले बीजेपी का समर्थन लेके मायावती मुख्यमंत्री बन गई, ठीक अब वो हालात नहीं रहे। अब यहाँ पर अकेले दम से हर कोई उतरकर अपनी सरकार बना ले रहा है, तो उसमें खासकर उत्तर प्रदेश से उनको सहारा मिल रहा है। कहीं ना कहीं गुजरात के मुख्यमंत्री रहे नरेंद्र भाई मोदी उत्तर प्रदेश में आकर वाराणसी सीट से चुनाव लड़ रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट है उनके लिए ये उत्तर प्रदेश। तो अगर आप देखें कि मायावती अगर एनडीए में चली भी जाती है तो बहुत कम चांसेस है कि वहां पर उनको पीएम पद की दावेदारी दें, लेकिन इंडिया अलायंस के साथ जाती है तो अखिलेश यादव भी कह चुके हैं, लालू यादव ने भी पहले संदेश दिए थे कि मायावती बड़ा चेहरा है, उनको आगे किया जाए। सोनिया गांधी भी दलित चेहरों पर आगे भरोसा जताकर उनको आगे कर सकती है, और सोनिया गांधी के मायावती से रिश्ते काफ़ी अच्छे रहे थे। और दूसरी तरफ मल्लिकार्जुन खड़गे तो मायावती जैसे बड़े नेताओं का काफ़ी मान सम्मान करते हैं। राहुल गांधी की रही बात तो वहाँ पर उनको थोड़ा समझाना बुझाना, बात रणनीति साफ करनी होगी। तो बड़े से बड़े चेहरे कहीं ना कहीं इंडिया अलायंस से मायावती को पीएम बनाने के लिए आगे रखेंगे, लेकिन फिलहाल मायावती के लिए सबसे बड़ी चुनौती ये है कि ये या तो वह अपनी जो राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त है पार्टी को उसको बचाए, या पीएम पद की दावेदारी के लिए अपना जी जान झोंक दें। इस बार के चुनाव में तन मन धन सभी लगाकर 24 घंटे जनता के बीच बने रहकर ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर भाजपा का रास्ता रोका जाए, क्योंकि भाजपा अगर इस बार उत्तर प्रदेश में और ज़्यादा सीटें जीतती हैं और 370 का जो नारा लेकर चल रही अकेले बीजेपी, तो उसके बाद क्या क्या बदलाव होंगे वो आप और हम सोच भी नहीं सकते। ये बात आप भी जानते हैं कि भाजपा क्या बदलाव करेगी जो जनता के हित के होंगे, लेकिन फिलहाल भाजपा को कैसे रोका जाए, विपक्ष को इस पर रणनीति बनानी चाहिए, ना कि एक दूसरे का रास्ता काटने के लिए। आपको क्या लगता है कि क्या ये काम कौन कर पाएगा? क्या उत्तर प्रदेश से ये काम अखिलेश कर पाएंगे या मायावती या कांग्रेस? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जोड़ दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।